Hello students, welcome back. We are here with another session of class 11th geography chapter number 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथा एपिसोड है हमारा ये और इस चैप्टर का लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में, वॉल्केनोज के बारे में, वॉल्केनोज क्या होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में और उनके द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न लैंड फॉर्म्स है, चाहे वो आउटर लैंड फॉर्म्स है या इनर लैंड फॉर्म्स है, उनके बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो या आपके एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक्स में से बनने वाले हैं। तो इसमें हम डायग्राम के थ्रू इंटरेस्टिंग वे से कोशिश करेंगे कि आपको कंसेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की, ज्वालामुखी क्या है और उसके अन्य पहलुओं के बारे में। तो सबसे पहले कि ज्वालामुखी क्या है, कि ज्वालामुखी है वो भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा जनित एक आकस्मिक अचानक की क्रिया है। इसमें पृथ्वी के जो दरारें होती है, जो जोड़ होते हैं, जो कमज़ोर भाग होते हैं, वहाँ से बहुत तेज़ गति से शेल पदार्थ या गर्म तरल पदार्थ है वो बाहर निकलते हैं। ये जब अंदर होता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, जब वो धरातल पे आता है तो उसे हम लावा का नाम देते हैं। तो ज्वालामुखी है, आपने देखे भी होंगे कि जब बहुत तेज़ गति से पृथ्वी के आंतरिक भागों से चट्टानों के कण हैं, जलवाष्प हैं, धूल कण हैं या फिर अन्य पदार्थ है वो तरल अवस्था या गैसीय अवस्था में बाहर निकलते हैं तो उसे हम ज्वालामुखी का नाम देते हैं। ज्वालामुखी और भूकंप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूकंप आना लाजमी है, भूकंप आएगा। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के क्षेत्र है वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ पर भूकंप आए ऐसी संभावनाएं रहती है, लेकिन जहाँ भूकंपीय क्षेत्र है यानी कि अर्थक्वेक जोन है वहाँ पे ज्वालामुखी हो ऐसा अनिवार्य नहीं होता। अब ज्वालामुखी के कारण क्या होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता क्यों है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ज्वालामुखी के लिए कई सारे कारण हैं, वो उत्तरदायी है। पहला भूगर्भीय संतुलन है, उसके कारण आता है, यानी धरातल में जब संतुलन है उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है। जैसा हमने पिछले चैप्टर में हमने बात की कि जब मान लीजिए खनन कार्यों के कारण या फिर अपरदन क्रियाएं हैं उसके कारण ऊपर से संतुलन है वो बिगड़ गया है, तो वहाँ की जो चट्टानें हैं, नीचे की चट्टानें, प्रेशर रिलीज होगा, वो थोड़ा सा फैलेंगी, फैलने से वो टूटेगी, टूटने से वो कमज़ोर होंगी और कमज़ोर होने के कारण अंदर का जो तापमान अधिक है, तरल पदार्थ अधिक है, गैस पहले से ही है, तो ऊष्मा है वो तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे एक रास्ता, मार्ग, वे मिल चुका है। तो भूगर्भिक असंतुलन है, उसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। दूसरा, गैसों की उत्पत्ति के कारण आंतरिक भागों में, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है वो तरलीय या गैसीय अवस्था में है। जब गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो जो जोड़ होते हैं, कमज़ोर भाग होते हैं, वहाँ से पृथ्वी के ऊपर आने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भूगर्भ में तापमान में वृद्धि होती है, तो अत्यधिक तापमान में वृद्धि के कारण भी ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो जन्म लेती है। फोर्थ जो रीजन है ज्वालामुखी विस्फोट का वो है दाब में कमी। दाब में कमी आने के कारण भी चट्टानें, जैसा पहले हमने किया कि इसके कारण भी चट्टानें फैलती है, फैलने के कारण वो टूटती है और टूटने के कारण वो कमज़ोर होती है और एक रास्ता मिलता है कि ऊष्मा है या तरल पदार्थ है वो धरती के ऊपर आए। प्लेट विवर्तनिक घटनाएं, प्लेटों के टकराने के कारण भी ज्वालामुखी है वो विस्फोट अधिक होते हैं। आमतौर पर ये देखा गया कि विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी विस्फोट 70% के आसपास प्लेटों के किनारों के ऊपर आते हैं। तो प्लेटें भी एक कारण है जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट हैं वो होते। तो ये थे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। ये देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे किस तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में गर्म पदार्थ हैं, तरलीय या गैसीय अवस्था में वो बाहर की तरफ निकलते हैं। अब हम जानते हैं ज्वालामुखी विस्फोट का वर्गीकरण कि वो कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट है उसको हम उद्गार की अवधि के आधार पे, यानी कि कितने समय के बाद वो पैदा होते हैं, आते हैं, उसके आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी ज्वालामुखी है वो उद्गार के आधार पर,
उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार का अर्थ है बाहर निकलना, विस्फोट होना, तो उसकी अवधि मतलब समय के बाद बेस पे हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव, सक्रिय, जागृत ज्वालामुखी की बात करेंगे। एक्टिव वो होते हैं जिनमें लगातार निरंतर उद्गार होता रहता है कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद, यानी वो एक्टिव हैं। ओके, जैसे एटना और स्ट्रामोले का ज्वालामुखी है, उसमें कुछ समय के बाद लगातार विस्फोट होते रहते हैं, तो उसे हम जागृत या फिर हम सक्रिय या फिर एक्टिव ज्वालामुखी का नाम देते हैं। दूसरे जो ज्वालामुखी होते हैं वो होते हैं सुषुप्त, डोरमेंट। ये जो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है जो कुछ समय से शांत है, यानी कि कुछ समय शांत रहते हैं, उसके बाद दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। इन्हें हम सुषुप्त या फिर डोरमेंट ज्वालामुखी कहते हैं, यानी कि ये सोए हुए हैं, विश्राम अवस्था में। विस्फोट लगातार नहीं होते लेकिन कभी भी हो सकता है, तो उन्हें हम सुषुप्त या फिर डोरमेंट ज्वालामुखी कहते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं वो होते हैं डेड या मृत ज्वालामुखी। जैसे हम अगर सुषुप्त का एग्जांपल लें तो उसमें विषुवियस है जो सुषुप्त में से आ रहा है, डोरमेंट में आ रहा है। 1631 में उसमें विस्फोट हुआ, उसके बाद 1812 में लगभग 200 ईयर्स के बाद विस्फोट होता है, फिर 100 ईयर्स के बाद, उसके बाद नियर अबाउट 37 ईयर्स के बाद विस्फोट होता है। तो ये सुषुप्त है, यानी उसमें लगातार विस्फोट नहीं होते लेकिन कभी भी हो सकते हैं, वो सुषुप्त में या फिर डोरमेंट में आएंगे। तीसरे प्रकार के डेड या शांत ज्वालामुखी, कि ये वो ज्वालामुखी है जिनमें लंबी अवधि में कोई विस्फोट नहीं हुए हैं। ज्वालामुखी के मुख में पानी, यानी जो कॉल्डेरा है वहाँ पे पानी है वो भर जाता है। इन्हें हम शांत ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी या डेड या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, जैसे माउंट पोपा, कोहे सुल्तान, ये इसी प्रकार के ज्वालामुखी हैं। यानी उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक्टिव, सक्रिय, जिसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। सुषुप्त, जिनमें विस्फोट होने की संभावना तो है लेकिन एक लंबे समय के बाद होता है। और तीसरा है वो है डेड, मृत, निष्क्रिय, जिनमें हाल के कुछ वर्षों में, कुछ बहुत लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, भविष्य में भी होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो ये था अवधि के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ये एक और पिक्चर है जिसमें आप देख पा रहे होंगे ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होते हैं, एक भयानक स्पीड के साथ होते हैं। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो शहर के शहर हैं वो अपने अंदर समा लेते हैं, अगर वो इस प्रकार की जगह पे हो जहाँ पे बसावट भी है और वो सुषुप्त हो। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी भू आकृतियों की, लैंड फॉर्म्स की, वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स की। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा, मैग्मा या अन्य पदार्थ जो बाहर निकलते हैं लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में अंदर से, तो वो कई प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं। वो आकृतियाँ कुछ पृथ्वी के आंतरिक भागों में होती हैं, कुछ आकृतियाँ बाहरी भागों में होती हैं जो हमें दिखाई देती है। तो उन वो कौन कौन सी आकृतियाँ हैं उनके बारे में हम जानते हैं। इन्हें हम बोलते हैं ज्वालामुखी भू आकृतियाँ या फिर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के नाम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रूडिव या फिर आंतरिक जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बैथोलिथ, जो डोम के आकार में है, गुम्बद के आकार में है। लेकोलिथ, जिसका नीचे का भाग है वो एक पाइप के द्वारा नीचे से जुड़ा हुआ है, डाइक दीवार की तरह है। सिल, प्लूटोन, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो बैथोलिथ, सबसे पहले ये हम बात करें आंतरिक भू-आकृतियाँ। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे कई प्रकार की आंतरिक भू-आकृतियाँ बनती है। बैथोलिथ ये ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं, बड़े आकार के भाग होते हैं। बैथोलिथ ग्रेनाइट से बने होते हैं। इनका निर्माण होता मैग्मा के भंडारों के जमाव से होता है। यदि मैग्मा का बड़ा भाग भूपर्पट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो ये गुम्बद के आकार में विकसित हो जाता है। जैसे ये देख पा रहे होंगे बैथोलिथ्स कि मैग्मा ऊपर आने से पहले गुम्बद के आकार में बड़ी मात्रा में जम गया तो ये बैथोलिथ बन गया। ये धरती के ऊपर आने से पहले जमा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा, यानी किसके द्वारा, अपर्दन के द्वारा, वो ऊपर का पदार्थ है जब हट जाता है तो धरातल से ये दिखाई देने भी शुरू हो जाते हैं। ये बैथोलिथ्स होते हैं। उसके बाद दूसरा है लेकोलिथ।
लेकोलिथ है, ये भी बड़े गुंबद के आकार की संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है। इनका तल सपाट होता है और दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि पाइपलाइन जैसी नाली से नीचे से जुड़े होते हैं। वैसे कहें तो ये बैथोलिथ के ही पार्ट होते हैं। जो बैथोलिथ है उसी के जैसे होते हैं, लेकिन ये एक नाली से, एक पाइप से नीचे के भाग से जुड़े होते हैं। आप दोबारा से इसमें देखिए कि ये लेकोलिथ है, ये भी गुंबद के आकार में, इनका आकार थोड़ा छोटा है और ये पाइप के द्वारा नीचे के भाग से जुड़े हुए हैं। ये है लेकोलिथ। उसके बाद तीसरा जो भाग है वो है लेपोलिथ। लेपोलिथ भी ज्वालामुखी विस्फोट प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मैग्मा के कारण बनता है। जब लावा ऊपर की ओर बढ़ता है, जब लावा ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसका एक भाग क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ता है, यानी कि जहाँ कमजोर चट्टानें मिली, क्षैतिज मतलब बराबर, जैसे आप अपने खड़े होकर के हाथ फैलाओगे तो ये बराबर की साइड में आ गए, तो इस साइड से क्षैतिज दिशा में ये बढ़ता है जहाँ भी उसे एक कमजोर धरातल मिलता है और ये एक तस्तरे के आकार में विकसित हो जाता है, तस्तरे की तरह, तो उसे हम लेपोलिथ बोलते हैं। ये लेपोलिथ कहलाता है। फेकोलिथ होता है। फेकोलिथ भी इसी प्रकार से होता है कि ये आग्नेय चट्टानों में जम जाता है क्षैतिज अवस्था में, अपने हाथ की जैसे हम अगर सीधा करें तो उस दिशा में क्षैतिज अवस्था में, लेकिन ये मोड़दार या लहरदार अवस्था में जब जमता है तो उसे हम फेकोलिथ बोलते हैं। यानी कि ये जमता अगर तस्तरी के आकार में है तो उसे हम लेपोलिथ बोलेंगे, अदरवाइज इसे हम बोलेंगे फेकोलिथ। उसके बाद है सिल्स। सिल्स क्या होते हैं कि ये भी एक प्रकार से भू-आकृति है। ये भी कौन सी भू-आकृति है, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है, ज्वालामुखी के द्वारा, कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा हो जाना सिल कहलाता है। सिल या शीट बोलते हैं उसे हम। कम मोटाई वाले होते हैं तो उसे हम शीट बोलते हैं, अधिक मोटाई वाले होते हैं तो उसे हम सिल बोलते हैं। यानी क्षैतिज दिशा में ऊपर की तरफ जाता हुआ और वो चादर की तरफ जम जाए तो उसे हम सिल कहेंगे। हम एक बार फिर से अपने डायग्राम की तरफ जाते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या सिल ऐसा ही दिख रहा है। ये सिल है, यानी ये चादर की तरह इसका जमाव हो गया है, ये सिल है। यहाँ भी है थोड़ा सा और यहाँ पे अधिक है। जब अधिक है तो ये सिल कहलाएगा, जब थोड़ा है तो इसे हम शीट बोलेंगे। तो ये भी मैग्मा या लावा के जमने से बनते हैं। उसके बाद अंतिम जो आंतरिक भू आकृति है वो है डाइक्स। डाइक क्या होती है कि जब दरारों में धरातल के समकोण पर लावा का प्रवाह होता है तो अगर यही स्थिति में ठंडा हो जाए कि दीवार की भांति जम जाए तो उसे हम डाइक कहते हैं। यानी ऊपर की तरफ जा रहा है और वो सीधा 90 डिग्री के एंगल के ऊपर सीधा अगर वो जम जाता है तो उससे हम दीवार की तरह देख पाएंगे कि दीवार की तरह जमा है, तो उसे हम डाइक के नाम से जानते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो आग्नेय चट्टानें हैं वहाँ पर इस प्रकार की आकृति काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये थी आंतरिक लैंडफॉर्म्स, इनर लैंडफॉर्म्स है जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी के अंदर बनती है। बैथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, लेफोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, सिल्स, शीट, इन सब के बारे में हमने जाना। इसके बारे में याद करने का, अच्छे से समझने का सबसे अच्छा तरीका ये कि हम इसको डायग्राम के द्वारा जानें, क्योंकि लिखना आसान हो जाता है। हम डायग्राम है वो ज़रूर बनाएं और उसी से समझें कि ये लेकोलिथ या लेपोलिथ क्या है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर, बनावट, जो रूप दिखाई देता है सिर्फ उसी में अंतर है। बाकी संरचना एक जैसी है, उसमें मटेरियल एक जैसा है, ये दिखता अलग है। तो वो अगर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा लंबे समय तक इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य आकृतियों की जो बाहरी यानी धरातल के ऊपर बनती है। आउटर लैंडफॉर्म्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। तो इसमें सबसे पहले आता है राख या सिंडर शंकु। राख या सिंडर शंकु है, जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके साथ कई प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। जलवाष्प होता है, राख, ऐश होती है, इसके अलावा तरल पदार्थ होते हैं, गैसीय पदार्थ होते हैं। तो जब बाहर निकलती है तो वो राख आसपास के इलाकों में ही जम जाती है और उससे एक कोन जैसी आकृति बनती है जिसे हम सिंडर शंकु या फिर राख शंकु के नाम से जानते हैं।
यानी इसमें ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बाहर निकलने वाला लावा जल्दी ही ठंडा होकर के टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे हम सिंडर कहते हैं। देखने में यह राख के समान लगता है। इस प्रकार ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा जमी हुई राख से बनने वाली इस शंक्वाकार कोन के आकार की आकृति को हम राख या सिंडर शंकु बोलते हैं। सिंडर शंकु की अधिकतम ऊंचाई 300 मीटर के आसपास होती है। हवाई द्वीप में ये अधिक पाए जाते हैं। तो ये दोबारा से इसको देखिए कि जैसे जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके साथ राख भी निकलती है, और वो ज़्यादा दूरी पे ना जा करके, क्योंकि हल्की होती है तो वहीं पे जम जाती है, और उसको जमने के कारण एक कोन के आकार की जो शेप बनती है तो उसे हम सिंडर कोन या फिर हम उसे एश कोन के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस प्रकार का आप डायग्राम बना करके दिखा भी सकते हो। इसकी मैक्सिमम जो हाइट होती है वो 300 मीटर के आसपास होती है। ये हमें बाहर से दिखाई देती है। तो इस हम बात कर रहे हैं आउटर लैंडफॉर्म्स की। उसके बाद दूसरा है शील्ड वॉल्केनोज, शील्ड ज्वालामुखी। ये भी एक भूआकृति है जो ज्वालामुखी विस्फोट है उसके बाद बनती है। अब ये शील्ड ज्वालामुखी क्या होता है उसको हम जानते हैं, यानी बेसाल्ट प्रवाह इसे कह सकते हैं। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ करके पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है, यानी कि बेसाल्ट के बाद। बेसाल्ट का फैलाव अधिक होता है, इसका कम होता है। हवाई द्वीप है, वहाँ पर जो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसके कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तेज नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, अन्यथा विस्फोट कम होता है और ये फुहारे के तौर पर बाहर आता है और शंकु के आकार में जम जाता है। ये आप मैप के जो डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू हम आसानी समझ पाएंगे कि जब तरल पदार्थ निकलता है तो आमतौर पे जब विस्फोट कम होता है और कम तरल पदार्थ है, यानी कि वो तरल बहुत अधिक तरल नहीं है, पतला नहीं है, तो वो आसपास जमेगा। लेकिन क्योंकि ये तरल है तो ये ऊंचाई अधिक नहीं होती, इसमें ढाल नहीं होता, ये फैलता जाता है, ऐसे ऐसे ये फैलता जाएगा। तो इसे हम शील्ड वॉल्केनो बोलेंगे, शील्ड की तरह जम जाता है ये, यानी निकला और आसपास के इलाकों में फैलता जाएगा क्योंकि तरल पदार्थ है, इसकी ऊंचाई अधिक नहीं हो पाती, ढाल अधिक नहीं हो पाता, तो इसे हम शील्ड वॉल्केनो के नाम से जानते हैं। उसके बाद है मिश्रित कॉम्पोजिट वॉल्केनो। कॉम्पोजिट वॉल्केनो क्या होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कई प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसमें राख भी होती है जिसे एश, उसमें लावा भी होता है, उसमें अन्य मटेरियल भी होते हैं, वो परतों के रूप में जम जाते हैं, मिश्रित। तो उसे हम कॉम्पोजिट या मिश्रित ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, यानी परतों के रूप में ये जब जमते हैं तो ये मिश्रित एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम मिश्रित या फिर कॉम्पोजिट वॉल्केनो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी कुंड क्या होता है। कॉल्डेरा के नाम से भी इसको जानते हैं कि जब विस्फोट होता है बहुत तेज़ गति से ज्वालामुखी में, तो वहाँ पर जो ऊपरी ढांचा है वो या तो उसके साथ ऊपर उड़ जाता है या फिर वो नीचे की तरफ धंस जाता है। जब ऊपर उड़ेगा तो वो भाग नीचे धंस जाता है जहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, और ये जो गर्त बनता है, गड्ढा बनता है, ये ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। और कालांतर में कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें पानी भर जाता है जब विस्फोट नहीं हो रहा होता, तो इसे हम क्रेटर झील के नाम से भी जानते हैं। तो ज्वालामुखी कुंड क्या होता है कि जब बहुत तेज़ गति से विस्फोट होता है तो उसका ऊपरी जो भाग है वो, क्योंकि वो उड़ गया है तो वो नीचे की तरफ रह जाता है, आसपास के इलाकों में मैग्मा जम जाता है, तो उसे हम कॉल्डेरा के नाम से या ज्वालामुखी कुंड के नाम से जानते हैं। इसी जगह पर जब पानी भर जाता है तो उसे हम ज्वालामुखी झील या फिर क्रेटर झील भी कह सकते हैं। तो ये दो आकृतियाँ बनती है, क्रेटर झील भी यही है और कॉल्डेरा भी यही होता है। इसको भी आप डायग्राम से बेटर वे से एक्सप्लेन कर पाओगे। उसके बाद बेसाल्ट प्रवाह क्या होता है। बेसाल्ट और शील्ड प्रवाह की हमने बात की थी, शील्ड वॉल्केनो, शील्ड ज्वालामुखी दोनों एक जैसी हैं कि अगर बहुत ज़्यादा तरल हो, बहुत ज़्यादा तरल मात्रा में अगर लावा निकलता है तो वो बहुत दूर तक फैलता है एक पतली परत के रूप में, उसे हम क्या बोलेंगे, बेसाल्ट प्रवाह के नाम से।
फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस के नाम से हम जानेंगे। जैसे महाराष्ट्र का जो पठार है, दक्कन का जो पठार है भारत का, वो इसी प्रकार से बेसाल्ट प्रवाह से ही बना हुआ है। अगर वो ज़्यादा तरल ना हो तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, तब वो शील्ड वॉल्केनो बनता है। और अगर बहुत तरल हो तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र यानी कि लावा का, बाढ़ का मैदान बन जाता है। जैसा बाढ़ आती है तो उससे मिट्टी बिछती है, ऐसे ही जब बहुत तरल हो तो ये मिट्टी की तरह बिछ जाता है लंबे एरिया में, बहुत बड़े एरिया में, तो उसे हम बेसाल्ट लावा प्लेन या फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस के नाम से जानते हैं, इसीलिए फ्लड वर्ड है वो यूज किया जाता है। तो ये था ज्वालामुखी क्या होते हैं, क्यों आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और ज्वालामुखी के द्वारा कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनती है। तो ये महत्वपूर्ण सेशन था, इसमें से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो ज्वालामुखी दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके 100% एनुअल एग्जामिनेशन में रहते हैं कि ये आकृति, कोई एक प्रकार की आकृति दी जाती है तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है या एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आपको दे दी गई कॉल्डेरा क्या है, आप क्या जानते हो। तो ये फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। स्टडी है, ऑनलाइन क्लासेस है, उसको एंजॉय कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, लगे हुए होंगे, डटे हुए होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लगे रहिए। और भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स है वो इसी चैनल के ऊपर लेके आने वाले हैं। फिर भी आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अभी तक अगर आपने ज्योग्राफी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।